ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो हमें पता है कि अशोक ने उनके इंस्क्रिप्शन पे लिखा तो लैंग्वेज प्राकृत था, लेकिन स्क्रिप्ट जो थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट की है। और आज की मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डेवलप हुई है। 100 सालों में, सैकड़ों सालों में ये डेवलप हुई है। और आप देखिए जो लेटर ए है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ये कैपिटल ये स्मॉल्स में, उससे ब्राह्मी में कैसा लिखा जाता है, इस तरीके से। देवनागरी में जो अ लिखा जाता है वो इस तरीके से। बंगाली में ऐसा लिखा जाता है। मलयालम, मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरला में बोली जाती है, तो ऐसा लिखा जाता है। ठीक है ना, देखिए ऑब्जर्व कीजिए। एंड तमिलनाडु में ऐसा लिखा जाता है। थोड़ा थोड़ा जो है एक कॉमन पैटर्न दिख रहा है मुझे हर एक में। तो इस तरीके से ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही बाकी इंडियन लैंग्वेजेस, बाकी इंडियन स्क्रिप्ट्स, नॉट लैंग्वेजेस, मॉडर्न स्क्रिप्ट्स जो है वो ब्राह्मी से ही बनी हुई है। ठीक है, अब चूंकि चैप्टर एंड हो रहा है और हम बात करते हैं हमेशा कि दूसरी जगह कहाँ क्या हो रहा है उसी समय पे। तो दूसरी जगह हम बात कर रहे हैं, हम जा रहे हैं हमारे पड़ोसी नेशन चाइना में। ये है भारत, ठीक है, और ये है चाइना, ये वाला एरिया चाइना है। ठीक है, तो अब चाइना में क्या हो रहा है उस समय हम देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के थोड़े साल पहले, करीब 2400 साल पहले आज से, चाइना के एम्परर्स ने ग्रेट वॉल बिल्ड करना स्टार्ट की। ग्रेट वॉल यानी कि कुछ इस तरीके से ये ग्रेट वॉल दिखती है, आपको दिख रही होगी। हजारों किलोमीटर फैली हुई ये ग्रेट वॉल जो है वो आज की वर्ल्ड हेरिटेज है। ठीक है, और बहुत बड़ी और बहुत सुंदर बनाई गई ये वॉल। इसका कारण क्या था, क्यों बनाना स्टार्ट किया था? ताकि जो राज्य था, चाइना का जो राज्य था, उनके शासक चाहते थे कि नॉर्दर्न फ्रंटियर में जो पेस्टोरल लोग रहते थे, जो गडरिये लोग रहते थे, चरवाहे लोग रहते थे, वो लोगों को, जो चाइना के उस समय के लोग रहते थे, उनके राज्य में लोग रहते थे, उन्हें परेशान करते हैं। तो करीब राज्य कुछ इस टाइप से होगा। तो उसके आसपास उन्होंने वॉल बिल्ड करना स्टार्ट कर दी, ताकि नॉर्थ से जो पेस्टोरल लोग हैं वो परेशान नहीं करें, वो जो है आक्रमण नहीं करें उनके राज्य पे। और करीब 2000 साल तक ये वॉल्स में बनती गई। और जैसे जैसे एम्पायर अलग अलग शिफ्ट होते गए, चूँकि एम्पायर की बाउंड्रीज फिक्स नहीं रहती है, वैसे वैसे वॉल्स भी नई बनती गई, कुछ कम होती गई, कुछ ज़्यादा होती गई। और ये जो वॉल्स है वो आज अगर देखा जाए तो 6400 किलोमीटर लंबी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है ये। बनी है ये स्टोन से, ब्रिक्स से, और साथ ही साथ उस वॉल्स पे एक रोड जाता है, आपको ये दिख रहा होगा, ये रोड है, रोड जाता है। और हज़ारों लोगों ने ये वॉल को बनाने की पूरी कोशिश की है और योगदान दिया है। हज़ारों लोगों का लगे हैं, लेबरर्स लगे हैं इस वॉल को बिल्ड करने के लिए। करीब हर 100-200 मीटर में यहाँ पे एक टावर होता है। टावर क्या होता है? टावर एक ऐसा एरिया रहता है, यहाँ पे आपको ये टावर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक और टावर आ गया है। टावर ऐसा एरिया रहता है जहाँ पे सैनिक यानी कि सोल्जर्स रहते थे, और वो करीब 100-200 मीटर दूर दूर तक देखते थे कि कोई न्यूसेंस तो नहीं हो रहा है, वॉल प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। तो इस तरीके से ये टावर्स होते थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस आंसर्स कर लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में कैसे लोग रहते थे और उनके ऑक्यूपेशंस क्या रहते थे? तो एक तो क्राफ्ट पर्सन होते थे, कारीगर होते थे, जैसे कि वीवर हो गए यानी कि कपड़ा बनाने वाले हो गए, स्मिथ हो गए जो आयरन या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले लोग। ट्रेडर के बारे में हमने पढ़ा है। हर्डर्स होते थे, फार्मर्स होते थे जो विलेजेस में रहते थे। ठीक है, ऑफिशियल्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, किंग होता था, एम्परर बोलते थे उन किंग को, प्रीस्ट, मंक ये होते थे, मिनिस्टर होते थे किंग के,
और साथ ही साथ फॉरेस्ट में रहने वाले लोग यानी कि हंटर गैदरर्स भी रहते थे। सेंटेंस कंप्लीट करना है। ऑफिशियल कलेक्टेड फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ रूलर्स। क्या कलेक्ट करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे ऑफिशियल्स। ठीक है। रॉयल प्रिंस ऑफन वेंट टू प्रोविंसेस एज गवर्नर्स। मैंने आपको बताया कि गवर्नर्स यानी कि वहाँ के रूलर्स, लोकल रूलर्स बन के रॉयल प्रिंसेस जाते थे और वहाँ को रूल करते थे। जैसे तक्षशिला और उज्जैन जो कि प्रोविंशियल कैपिटल होती थी, वहाँ पे ये गवर्नर्स जाते थे और रूल करते थे। रॉयल प्रिंसेस गवर्नर बन के जाते थे और वहाँ पे रूल करते थे। मौर्य रूलर ट्राइड टू कंट्रोल डैश एंड डैश विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। रोड्स एंड रिवर्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। तो मौर्य एम्परर जो थे, मौर्य रूलर्स थे, वो रोड्स और रिवर्स को कंट्रोल करते थे और वहाँ से फिर टैक्स ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे। People in forested region provide the Mauryan emperor officials with elephant, बिल्कुल, हनी, वैक्स के बारे में बताया और टिम्बर के बारे में बताया। ये चीज़ें कलेक्ट करते थे। अब मैं बात कर लेता हूँ कीवर्ड्स की। एम्पायर एक नया वर्ड हमने जो पढ़ा वो था। अब किंगडम नहीं होते थे, एम्पायर होते थे। उन एम्पायर में कैपिटल होते थे। प्रोविंसेस यानी कि आज समझ लीजिए पूरा भारत है तो भारत में स्टेट्स होती है। इसी तरीके से उस समय भी प्रोविंसेस होते थे, छोटी छोटी स्टेट्स होती थी जो कि जिनकी प्रोविंस की भी कैपिटल होती थी। जैसे मध्य प्रदेश एक स्टेट हो गया, उसकी कैपिटल भोपाल हो गई है। महाराष्ट्र एक स्टेट हो गया, उसकी कैपिटल मुंबई हो गई है। वैसे ही उस समय प्रोविंसेस होती थी और प्रोविंस की कैपिटल होती थी। तक्षशिला एक कैपिटल थी और उज्जैन भी एक प्रोविंशियल कैपिटल थी। जबकि मेन राज्य की जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। धम्म का सिग्निफिकेंस हमें समझ में आया और अशोक का मतलब समझ में आया। हम धम्म जो है प्राकृत वर्ड है, लेकिन संस्कृत वर्जन उसका धर्म है। लेकिन वो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है धर्म की और अशोक की अंडरस्टैंडिंग है, उसमें अंतर है। मैसेंजर हमने देखा कि मैसेज इधर से उधर ले जाना, टू एंड फ्रो करना उनका काम था। ऑफिशियल्स, सरकार को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते थे उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस था। अब हम बात कर लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। उज्जैन वॉज गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट। गलत। उज्जैन वॉज गेटवे ऑफ नॉर्थ एंड साउथ के रूट्स जो होते थे उसका गेटवे होता था। तक्षशिला जो था वो गेटवे था नॉर्थ वेस्ट का। चंद्रगुप्त आइडियाज वर रिटन डाउन इन अर्थशास्त्र। ये भी फॉल्स है। चंद्रगुप्त नहीं, चाणक्य के आइडियाज जो थे वो अर्थशास्त्र में लिखे हुए थे। कलिंग वॉज एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल। ये भी गलत, मतलब 3 लगातार गलत हो गए। कलिंग वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ उड़ीसा। कोस्टल उड़ीसा। उड़ीसा एक स्टेट है भारत की और कलिंग जो था उसका एंशिएंट नेम था, पुराना नाम उसका कलिंग था। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये बात ट्रू है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में हमने समझा, बहुत अच्छे से समझा, कंसेप्ट समझा ब्राह्मी स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस का। और अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो यूजुअली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होते थे। प्रॉब्लम जो अशोक सॉल्व करना चाहते थे धम्म के द्वारा, एक तो क्वारल, जो फैमिली क्वारल होती थी या नीबर से क्वारल होती थी, वो सॉल्व करना चाहते थे। स्लीव के साथ जो बुरा व्यवहार होता था, इल ट्रीटमेंट होता था स्लीव एंड सर्वेंट्स का, वो सॉल्व करना चाहते थे। एनिमल सेक्रीफाइस जो होती थी, जानवरों की बलि होती थी, वो सॉल्व करना चाहते थे। रिचुअल्स जो होते थे, जो अननेसेसरी रिचुअल्स थे जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, वो सॉल्व करना चाहते थे धम्म के द्वारा। What were the means adopted by Ashoka to spread the messages of Dhamma? धम्म के मैसेज अशोक ने कैसे फैलाए? एक तो इंस्क्रिप्शंस, जगह जगह इंस्क्रिप्शंस उन्होंने किया। फिर इंस्क्रिप्शन में उन्होंने अपने मैसेजेस लिखे धर्म के बारे में, उनकी आइडियाज़ लिखे, उनके इंस्ट्रक्शंस लिखे उन इंस्क्रिप्शंस में, पिलर्स बनाए जगह जगह और रॉक्स पे भी लिखे।
धम्म महामठ को अपॉइंट किया, जो क्या काम करते थे कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती थी, जो क्वारल होता था, इल ट्रीटमेंट होता था, वो जगह जगह जाके उन्हें सॉल्व करना और अशोक के मैसेज देने का काम करता था। साथ ही साथ दूर नेशंस में भी उन्होंने अपने मैसेंजर्स पहुँचाए। कौन कौन सी कंट्रीज़ में पहुँचाए? इजिप्ट में पहुँचाए, सीरिया में पहुँचाए, श्रीलंका में पहुँचाए, श्रीलंका एंड ग्रीस में भी पहुँचाए। ये 4 नेशंस में भी पहुँचाए उन्होंने अपने मैसेजेस। वाई डू यू थिंक स्लीव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड? हमें इसलिए लगता है स्लीव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड क्योंकि उन्हें मारा जाता था, उन्हें खाना प्रॉपर दिया नहीं जाता था। साथ ही साथ स्लीव्स यानी कि गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं थी। अशोक के ऑर्डर के बाद लोगों में एक जागृति आई, दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग, उन्हें कंपेशन आया, इंसानियत आई, उनमें इंसानियत बढ़ी और उन्होंने समझ में आया कि इल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए हमें स्लीव्स के साथ। इम्पॉर्टेंट डेट इस चैप्टर की है 2300 साल पहले मौर्य एम्पायर आज से स्थापित हुआ। आज से 2300 साल पहले मौर्य एम्पायर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, उसका स्थापना हुई। लेकिन सबसे जो फेमस एम्परर है इस मौर्य डायनेस्टी के, वो है अशोक। तो होता है आपका चैप्टर समाप्त। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा आपके चैप्टर में है तो वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये है अशोक के ज़माने का मैप, वर्ल्ड मैप देखा जाए तो। बनाया आज है, बट उस समय कैसे रूट्स होते थे, कैसे एक दूसरे नेशन में ट्रैवल होता था, कैसे माल इधर उधर से जाता था और हमारे वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशंस थे, तो वो है। इस मैप में तकरीबन एशिया को कवर किया गया है और थोड़ा बहुत यूरोप भी कवर किया गया है। कुछ रूट्स जो थे वो चाइनीज़ रूलर्स के कंट्रोल में आते थे। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि रूट्स क्यों कंट्रोल करना चाहते थे। कुछ कुशन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो उन्होंने रूट्स कंट्रोल कर रखे थे। और कुशन चाइनीज़ तो मेरे को पता है कि आपको पता है चाइनीज़ रूलर्स कहाँ थे। ये चाइनीज़ रूलर्स का एरिया रहता था। कुशन एम्पायर जो था वो ये वाला एरिया था। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये कुशन एम्पायर का एरिया रहता था। भारत आपको दिख गया होगा होपफुली। ये रहा भारत। यहाँ पे अलग राज्य रहते थे। सी रूट्स जो रहते थे वो भी है यहाँ पे। ये देखिए सी रूट्स, यहाँ पे सी रूट्स है। और साथ ही साथ रोमन एम्पायर्स, रोमन एम्परर जो है और ईरान के एम्परर है, उनका भी कंट्रोल रहता था रूट्स में। इसमें आपको आप देखिए समझिए कि किस तरीके से आइडियाज़ और गुड्स का एक्सचेंज होता था। चाइनीज़, इंडियन, ईरानियन, अरब, ग्रीक एंड रोमन ट्रेडर्स जो रहते थे वो पार्टिसिपेट करते थे एक्सचेंज में। साउथ इंडिया जो था वो इम्पॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के किनारे था। तो बहुत सारे पोर्ट्स बने हुए हैं साउथ इंडिया में जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट यानी कि हमारे देश से दूसरे देश जाके बेचते थे हम पेपर यानी कि काली मिर्ची और दूसरे स्पाइसेस। साउथ इंडिया में बहुत अच्छे स्पाइसेस भी उगते हैं, तो वो पूरे वर्ल्ड फेमस है साउथ इंडिया के स्पाइसेस, तो वो जाते थे। पोडुका करके साउथ इंडिया में एक पोर्ट है और इसे रोम के एम्परर आरिका मेडू बोलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा पोडुका। यहाँ से जो है बहुत जगह माल जाता था और यहाँ पे बहुत जगह से माल आता था।